राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, यानी अपने देश से प्रेम। ठीक है ना, ये राष्ट्रवाद का मतलब। वही बात यहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेशों में लोगों में क्या है, एकता का वाहक बनाती है, लोगों में एकता बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मेजनी कौन था? देखिए, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। उसे आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। ठीक है, मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो देखिए, जर्मनी एक विखंडित राज्य था जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। वहाँ प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था और उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मन में जो था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण मुद्दा उसके समझ में नहीं थी। यानी उसकी सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया थी। ठीक है ना, और उसे कई राज्यों में बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख युग क्या है? तो नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1815 ईस्वी में मेटरनिख द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में मेटरनिख ने फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया, जो 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक थे, लेकिन वह महाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। सन 1840 में गिज़ो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो कि प्रधानमंत्री कट्टर प्रतिक्रियावादी था और किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के विरोध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, मतलब वो जो है ना पूंजीपति वर्ग के साथ रहना अच्छा मानता था, जिससे शासन ने क्रिया में अभिरुचि नहीं थी। उसे शासन की क्रिया में अभिरुचि नहीं थी। उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी और उसी के कारण 1848 की क्रांति हुई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख का ऑस्ट्रिया के पराजित किए बिना इटली और जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था। 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया और इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राजसंघ का निर्माण किया था,
जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। इसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, गैरीबोल्डी के कार्य को चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबोल्डी पेशे से एक नाविक था। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। दक्षिणी इटली को जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संघ के गैरीबोल्डी ने विक्टर एमुनियल को सौंप दिया और उन्होंने सारी संपत्ति को दान कर दिया और साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगे। इस तरह इटली का एकीकरण में गैरीबोल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेक युद्ध किया और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया और विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम प्रथम उनके बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबोल्ड का योगदान बताइए। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबोल्ड का निम्नलिखित योगदान है। पहला बात है, देखिए मेजनी के बारे में। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। उस संपूर्ण इटली का एकीकरण उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। वह जो है यहाँ पर वह छूट गया। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। इसका उद्देश्य प्रायः द्वीप से हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त यौवन राज्य स्थापित करना था और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल दिया और जर्मनी के पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। इटली के सर्डिनिया पेडमाउंट का एक नया शासक विक्टर एमुनियल राष्ट्रवादी था। विक्टर में काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। विक्टर जो है काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। अब काउंट काबूर के बारे में देखिएगा। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के साथ साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 के क्रीमियाई युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से सम्मिलित हुआ। काबूर ने नेपोलियन को 111 से भी एक संधि को उसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को खिलाफ पेडमाउंट को समर्थन देने का वादा किया। 1860 से 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासत आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पोस्ट कर दिया। 1862 में दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम हो गया और सभी ने विक्टर एमुनियल को शासक माना। गैरीबोल्डी देखिए, इस बीच में महान क्रांतिकारी गैरीबोल्डी
सशस्त्रकारी के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया गया। गैरिबोल्डी पेशे से एक नाविक था। दक्षिणी इटली के जीते हुए बिना किसी संधि के गैरिबोल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। उसने अपनी सारी धन दौलत दान कर दिया और वह क्या है 1871 ईस्वी तक इटली के एकीकरण में मैजनी, काबूल और गैरिबोल्ड जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान का कारण पूर्ण